Greetings everyone. Today we will continue our chapter that is classification of elements and periodic properties. बेटा हमने चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट कर रखा था और इसमें हमने periodic properties पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एटॉमिक साइज पढ़ लिया, आयनिक साइज यानी आयनिक रेडियस को पढ़ लिया था। फिर हमने थर्ड प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हमने बात की थी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम। मान लीजिए ये एक एटम ए है, इसमें से मुझे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, मान लो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, तो इसको मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी इसको मैं एनर्जी दूंगी और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी वो क्या कहलाएगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ये मुझे चाहिए ना इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, दैट एनर्जी दैट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैं दूंगी बेटा इसको एनर्जी, सो दिस इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ वी विल कम टू द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हमारा मेन टॉपिक आज से यही है बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो बेटा आपको ये समझना है कि वो कौन सी चीजें हैं जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हमें कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, अमाउंट वो डिपेंड करती है सबसे पहले एटॉमिक साइज। किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, सबसे पहले वो एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का मतलब होता है एटम का साइज। एटॉमिक साइज यानी एटम का साइज। अगर एटम का साइज बड़ा है, बड़ा साइज है, तो बड़े साइज से मतलब क्या हो गया, ये न्यूक्लियस है, ये शेल्स है और यहाँ ये। तो कोई भी चीज है, आप किसी चीज में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हो, किसी एटम में से मान लीजिए इसमें से आप एटम को बाहर निकाल रहे हो, अगर ये चीज आपके फोर्स से दूर है तो इसको निकालना आसान हो जाएगा। अगर वही चीज आपके न्यूक्लियस के क्लोज है तो वो मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है जिसको पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचता है। अगर पॉजिटिव वाला उस नेगेटिव को अपनी तरफ ज्यादा फोर्स से खींचेगा, इस कंसेप्ट को समझना है। अगर न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा फोर्स से खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को निकालना, क्योंकि निकाल के हमने बाहर करना है ना इस इलेक्ट्रॉन को, तो हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, मतलब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा देनी क्यों पड़ेगी? अगर ये न्यूक्लियस से अट्रैक्शन में है, अगर ये न्यूक्लियस से अट्रैक्शन में कम है तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी एटॉमिक साइज अगर ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम है। यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा इनवर्स रिलेशन में होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है विद द साइज। अगर साइज मान लो यहाँ की बात करें, अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर है, इसकी फोर्स कम है, तो ये आसानी से। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करती हूँ और दूसरी शेल्स की बात नहीं कर रही, लास्ट शेल यहाँ प्रेजेंट है, तो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये न्यूक्लियस के क्लोज है। क्लियर है बेटा? सेकेंड, that is the second factor is screening या shielding effect। बेटा आपको ये समझना है कि शील्डिंग का मतलब क्या होता है या स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है। जब हमारी आउटर शेल पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो ये इनर शेल क्या करते हैं, स्क्रीन करते हैं न्यूक्लियस। ये स्क्रीन कर रहे हैं न्यूक्लियस को, मान लो इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो अंदर वाले शेल क्या करते हैं, स्क्रीन कर रहे हैं। स्क्रीन यानी उसको कवर कर रहे हैं, न्यूक्लियस की
जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स तक रह जाती है, लाइक सो। तो स्क्रीनिंग की वजह से, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्लियर हो गया कि इनर शेल का कवर करना न्यूक्लियस को। अब स्क्रीनिंग की वजह से जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है वो क्या हो जाएगा, आसान, क्योंकि अब न्यूक्लियस की पावर, अगेन वही चीज है, न्यूक्लियस की पावर इस इलेक्ट्रॉन पर कम होगी। क्यों? क्योंकि अंदर वाले शेल इसको स्क्रीन कर रहे हैं, यानी इसके इफेक्ट को इस तक पहुंचने के लिए कम कर रहे हैं। तो जब ये कम होता जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा। यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें कम देनी पड़ेगी। मतलब अगर देखो एटॉमिक साइज ज्यादा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम। आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब कम की बात कर रहे हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी हम दे रहे हैं ना, एनर्जी हम लगा रहे हैं, हम ये चाहेंगे हम कम एनर्जी लगाएं, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम लगेगी अगर साइज बड़ा होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इनवर्सली रिलेशन में है, यानी कम लगेगी। स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है यानी इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है। थर्ड फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब वही बात है, न्यूक्लियस की पावर की बात कर रहा है। अब अगर न्यूक्लियस की पावर उस इलेक्ट्रॉन पर, स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दोनों साइड बाय साइड चलते हैं बेटा। ऐसा नहीं होता कि हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को अलग अप्लाई कर रहे हैं या स्क्रीनिंग इफेक्ट को अलग से अप्लाई करके स्टडी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। दोनों अपने आप में साइड बाय साइड चलते हैं, लेकिन दोनों का अपना अपना इफेक्ट है। ये कहते हैं स्क्रीन अगर फैक्टर स्टडी कर रहे हैं या हम न्यूक्लियस का फैक्टर समझ रहे हैं, तो अगर न्यूक्लियस की पावर स्ट्रॉन्ग है तो वो इस इलेक्ट्रॉन को अपने होल्ड में रखेगा, चाहे स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है या ज्यादा। अब उसको कंसीडर ना करके है, लेकिन कंसीडर ना करके हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर इसकी फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा है तो आपको एनर्जी कम देनी पड़ेगी या ज्यादा? यस, आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ये फोर्स तोड़नी है अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। क्लियर है बेटा कि आपके कौन कौन से फैक्टर हैं? एक तो साइज हो गया, एक स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया, दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है बेटा वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको ये चीज़ भी ध्यान देनी है कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है। अगर आप उसको कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं तब आप उसको समझ पाओगे कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है या मुश्किल है। तो इसमें आपकी क्या आ जाती है बेटा, अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट फैक्टर इज फोर्थ फैक्टर, एक बार बोलो बेटा, आपके सीबीएसई वाले बोर्ड में कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, राइट द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। नो, आपको फैक्टर्स ऐसे नहीं पूछेगा कलेक्टिव फॉर्म में, वो आपको क्वेश्चन देगा, उसका रीजनिंग सॉर्ट ऑफ आपने बताना है कि ऐसा क्यों होता है। जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, आपको बताया है हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड configuration are more stable। आपको बताया कि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ज़्यादा स्टेबल होती है। अगर मैं आपको कहूँ, अब जैसे हम चलते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये एटॉमिक नंबर 7, ये 8, बेटा कॉन्फ़िगरेशन में बहुत बड़े आंसर छुपे हुए होते हैं, तो हमें इनकी कॉन्फ़िगरेशन जरूर पता होनी चाहिए। आपको क्या लगता है किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी? आप कहेंगे मैडम
क्योंकि आपने बिल्कुल लॉजिकल बात की है कि साइज की वजह से होगा। लेकिन अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, कॉन्फ़िगरेशन में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p3 एंड ऑक्सीजन की 1s2 2s2 2p4। तो आप क्या कहोगे, इसकी ज्यादा नहीं है बेटा, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि ये p के 3 ऑर्बिटल में हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और जिसमें भी हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वहां पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि वहां पे स्टेबल है। अगर आप स्टेबल में से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालोगे, स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करोगे, तो आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ सकती है। सो दिस इज द मेन रीजन कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल, सो वी रिक्वायर मोर एनर्जी। लास्ट फैक्टर है बेटा इसका, लास्ट फैक्टर is the fifth factor, penetration